नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2 दौर का मतदान खत्म हो चुका है, 3 दौर का मतदान अभी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच के आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम हल्ला बोल में इसी पर बहस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी ने ये ट्वीट करके कहा कि आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। फिर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक के बाद एक हमला करने लगे और कहा कि उल्टा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में तो आपने आरक्षण जो शोषित वंचित वर्ग है उनका लेकर अल्पसंख्यकों को दे दिया है। एससी एसटी को जो आरक्षण मिलता था वो आपने उठाकर दे दिया है अल्पसंख्यकों को। आपने एसटी, एससी, ओबीसी समाज को एएमयू के साथ साथ जामिया जैसी संस्थानों में आपने उनको अलग थलग कर दिया है और उनको वंचित कर दिया है। वहां पर बहुत सारे मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे थे। इसी बीच संघ प्रमुख सामने आते हैं, क्योंकि पहले से ये बात कही गई बिहार के चुनाव के पहले, अगर आपको याद हो, संघ प्रमुख के एक बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए, बवाल मचा था। ऐसे में संघ प्रमुख सामने आए और उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, आरक्षण अभी जरूरी है, इसके खिलाफ जो भी कह रहा है वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, बीजेपी हो, संघ हो, सब अब चुनावी मैदान में डट रहे हैं। 2 फेज की वोटिंग 180 सीटों पर अभी हुई है, 190 सीटों पर, लेकिन अभी 5 दौर का मतदान बाकी है। ऐसे में क्या आरक्षण बन रहा है सबसे बड़ा 2024 का चुनावी मुद्दा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। चुनाव के सबसे बड़े महासमर का 2 दौर निकल चुका है और 5 चरण का रण अभी बाकी है। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे पर घमासान प्रचंड है वो है आरक्षण। बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान पर तो प्रचार में तकरार चल ही रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बीजेपी और मोदी पर हमला किया तो पलटवार जोरदार हो रहा है। पहले सुनिए राहुल ने सोशल साइट्स के जरिए कहा क्या है। बीजेपी आरक्षण छीन लेगी, दलितों आदिवासियों की भागीदारी खत्म कर देगी, पर कांग्रेस चट्टान की तरह बीजेपी की राह में खड़ी है। आरक्षण कोई ताकत नहीं छीन सकती। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे, इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है, सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सारों को ये ले रहे हैं। फिर कहने कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी दलितों और आदिवासियों का अधिकार छीनने जा रही है, तो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मोर्चा संभाल लिया। अमित शाह ने राहुल के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि बीजेपी ऐसा कभी नहीं करने वाली। राहुल गांधी निराधार झूठ बोल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी नीति है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी खुलकर कहा कि कांग्रेस समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हक मारकर उसे मुसलमानों के खाते में डालने की कोशिश में है। ये आरक्षण के विषय में हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी के लोग इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी का साथ और राहुल को बैकफुट पर धकेलने के लिए संघ प्रमुख भागवत भी सामने आए। तेलंगाना की एक जनसभा में सरकार और संघ की मंशा को स्पष्ट किया। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। राहुल गांधी से पहले उनकी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी आरक्षण को लेकर सरकार और प्रधानमंत्री को घेरा गया। जयराम रमेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी जानबूझकर जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। मोदी सरकार ने 2021 में जो जनगणना ड्यू था वो अभी तक नहीं कराया है, क्योंकि वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है उसकी जानकारी हम सेंसस या जनगणना से हम हासिल कर सकें। अब की बार सियासी जंग में कांग्रेस की सहयोगी आम आदमी पार्टी ने भी आरक्षण के मुद्दे पर आगाह किया है, सोशल साइट से भी और सीधा बयान देकर भी। भारतीय जनता पार्टी देश का संविधान खत्म करेगी, चुनाव को खत्म करेगी, आरक्षण को खत्म करेगी, क्योंकि देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता है। भारतीय जनता पार्टी भागवत जी के संविधान को मानती है। जागिए और देश का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, वोट की ताकत बचाने के लिए अपना। हालांकि प्रधानमंत्री कई रैलियों में कांग्रेस पर आरोप लगा चुके हैं कि कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की ही रही है, जिसके एवज में कांग्रेस SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की हिमायती रही है। फिलहाल मतदान का 5 दौर अभी बाकी है और ये भी तय है कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को भुनाने में सभी पक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे। आज तक ब्यूरो। तो आरक्षण पर क्या 5 दौर के मतदान में सबसे बड़ी बहस और चुनावी मुद्दा बनते हुए देश देखेगा? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्ष से आप देख रहे हैं इस मुद्दे पर लोग बहुत आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनमें शामिल है लक्ष्मीकांत भारद्वाज, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आज रखेंगे। ऋतु चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ कुलदीप कुमार जी, जो कि विधायक भी हैं और सांसदी का चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी को जब से मैं निकली हूँ स्टूडियो से, उनको स्टूडियो इतना पसंद आ रहा है कि रोज स्टूडियो में पहुंच रहे हैं। नेता JDU के और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आरक्षण का ये मुद्दा है और लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस चट्टान की तरह खड़ी है, वो इसे खत्म नहीं करने देगी। अब ऐसे में 5 दौर के मतदान में क्या आपको लगता है कि सियासी रूप से, चुनावी रूप से आपकी स्थिति नाजुक हो रही है इस प्रचार के बाद? देखिए अंजना जी, सारा देश आज ये जानता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक झूठ की दुकान है। इसके जो नेता है वो झूठों के सरदार हैं और इसका धंधा, इस पूरी पार्टी का धंधा है झूठ फैलाना। इनकी बातों पर आज कोई विश्वास नहीं करता। जब कभी चुनाव आते हैं तब नहीं कोई अफवाह लेकर आते हैं। ये कोई मानने को तैयार नहीं कि देश में जिस राजनीतिक दल ने 55 साल तक शासन किया वो आज इस स्तर पर उतर आया कि झूठी अफवाहें फैलाने के लिए देश में कोई न कोई नई चीज लेकर आ जाता है। आप ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, इस तरह की झूठी अफवाहें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फैला रहे हैं। इसका आधार क्या है?
भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। विभिन्न राज्यों में लगभग 17-18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या पिछले 10 वर्षों में किसी भी राज्य में या केंद्र में आरक्षण को खत्म करने को लेकर कोई छोटी सी प्रक्रिया भी कभी हुई? हाँ हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज में, जहां आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार थी, जहां कर्नाटक में उनकी सरकार थी, जहां दलितों का आरक्षण खत्म करने की कोशिश की गई, जहां ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की कोशिश की और वो आरक्षण मुसलमानों को देने की कोशिश की गई है। तो यह मानकर आप चलिए कि आरक्षण की विरोधी जो सबसे पहले कोई है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है, जिसका अपना एक इतिहास है, जिसने जामिया मिलिया से आरक्षण खत्म किया, मुसलमानों को आरक्षण दिया, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आरक्षण खत्म किया और मुसलमानों को दिया। केवल यही नहीं, जब आजादी के समय संविधान में संशोधन करके धारा 370 कश्मीर में लगाई गई थी, तब कश्मीर में इनकी धारा 370 लगाने के पीछे इनकी देश विरोधी मंशा तो थी ही थी। आरक्षण का अधिकार वहां के दलितों को ना मिले, यह भी कांग्रेस पार्टी की मंशा थी। उसको भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, खुद मोदी जी ने खत्म किया और आज जम्मू कश्मीर के दलितों, पिछड़ों को भी आरक्षण मिलने लगा है। आज अगर आरक्षण की सबसे बड़ी कोई पैरोकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। हर चुनाव आता है, कांग्रेस पार्टी और इसके नेता झूठ फैलाने का काम करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं, जो मूल मुद्दे हैं देश के उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। आप ये बोलिए, इन्होंने बार बार अफवाह फैलाई, देश के प्रधानमंत्री ने हर मंच से कहा कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए देश में आरक्षण, किसी भी तरीके का आरक्षण खत्म नहीं होगा। और ये जिस प्रकार के दावे यहाँ पे बारी में बोलिए, अपनी पार्टी मेहमान है हमारे साथ। ऋतु चौधरी जी, आपके पास आते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो लिखा है, पहले सुन लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट करके और सामने आकर वो बोले भी, वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में SC/ST समाज का आरक्षण लेकर तो ये अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं। AMU जामिया जैसे इंस्टीट्यूट्स में ये SC/ST OBC को वंचित करते हैं। दरअसल आरक्षण को भी आपने तुष्टीकरण का हथियार बना लिया है, अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचाकर वोट लेने के लिए। ये उनका सीधा आरोप है। संघ प्रमुख भी सामने आ रहे हैं, सारे नेता कह रहे हैं आरक्षण किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। ये कुप्रचार है हमारे खिलाफ। ऋतु जी, देखिए, आपके सवाल में ही अंजना मेरा जवाब है कि क्यों इनके नेता जो है बार बार इस चीज पर सफाई दे रहे हैं और क्यों इनके नेता बार बार ये कहते हैं कि 400 पार संविधान खत्म करने के लिए हमें 400 पार चाहिए, संविधान खत्म करने के लिए हमें 400 पार चाहिए, संविधान बदलने के लिए। तो ये जो बार बार ये जो कह रहे हैं, तो ये किस लिए कह रहे हैं आप ये जानिए। क्योंकि हमारा भारत देश का जो संविधान है वो दलितों को, आदिवासियों को और तमाम मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को समान बराबर के हक देता है। और वो कहीं ना कहीं इनकी आंख का जो है वो किरकिरी जो है हमेशा से संविधान बना हुआ है। आरएसएस जब से संविधान बना है तब से संविधान के खिलाफ है। आपको याद होगा कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था तब भी इन्होंने खूब जो है इन्होंने रुदाली मचाई थी कि क्यों महिलाओं को जो है अधिकार दिए गए। इसी प्रकार से दलितों के अधिकारों के और आदिवासियों के अधिकारों के हमेशा से आरएसएस खिलाफ है। ये हमेशा से जातिवाद को फिर से लाना चाहते हैं, मनुवादी मानसिकता को फिर से जो है इस देश में जिस मनुवादी मानसिकता को हजारों सालों से जो चलती आ रही थी और दलितों को और आदिवासियों को कुचला जा रहा था, ओबीसी को कुचला जा रहा था, उसको वो संविधान जो है उसको खत्म करने के, सब मनुष्यों को एक बराबर हक मिलने चाहिए, उन हकों को खत्म करने का काम जो है वो आरएसएस हमेशा से करती आई है और यही इनकी वो रही है, मंशा रही है। और अब जो 400 पार का नारा लग रहा है वो केवल और केवल इसलिए कि उस संविधान में जो हक दिए गए हैं दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, ओबीसी को, उनको हकों को पूर्णतया से समाप्त करने का जो है इनका जो सपना है। क्योंकि 2025 में 100 साल हो रहे हैं आरएसएस को और कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार का तोहफा जो है, क्योंकि हमारी सरकार है और हम इस प्रकार का जो है कानून लेकर आएंगे कि तमाम जो है इस तरह, क्योंकि पहले भी इनकी मंशा जो दिखती रही है आरक्षण के खिलाफ, इस तरह के बयान आते रहे हैं। इनके जो है नेता जो है दलितों के मुंह पे पेशाब करते हैं, आदिवासियों के मुंह पे पेशाब करते हैं, उनकी महिलाओं से बलात्कार करते हैं। अभी इनके जो एक नेता का जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी है, जो देवेगौड़ा जी के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना जी, उनके जो है हजारों वीडियो जो लीक हुए हैं जो सेक्स स्कैंडल के, और वो जो है उनको जो है मोदी जी विदेश में भगा देते हैं। जो नारी सम्मान की बात करते हैं, कल तक जो है नारी वंदन की बात करते थे, वो जो है उनका जो उनके जो पार्टी के लोग हैं वो हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं और उसके बाकायदा साक्ष्य है और उसको विदेश भगा देते हैं। ये इनका नारी सम्मान है, ये इनका आदिवासी सम्मान है, ये इनका दलित सम्मान है, मजदूर और किसान सम्मान है। ये पूर्णतः जो है इनका जो है मंशा वो लोगों के सामने आ चुकी है और ये कहीं ना कहीं लोग जो इस पर सहमत नहीं है इस देश के,
और इसीलिए जो है इस प्रकार के जो है संघ प्रमुख को सामने आना पड़ा कि हम तो आरक्षण के जो है हक में हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ये तमाम जो है ये आरक्षण के खिलाफ है। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए हम सारे बाहर से कनेक्टेड है तो मुझे भी सुनने में थोड़ा सा 5 सेकंड का लैप्स होता है, आपके बोलने में भी, तो सब लोग जरा जो मैं कह रही हूँ उसको मानते हुए सब अपनी अपनी जगह पर कोशिश करें कि सहयोग करें। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, देखिए बिहार के चुनाव में एक वक्त पर बीजेपी को इसी आरक्षण के मुद्दे पर खामियाजा भुगतना पड़ा था, जब यहाँ सिर्फ इतना कहा था मोहन भागवत संघ प्रमुख ने कि हमें आरक्षण पर नए सिरे से बहस की जरूरत है। इस बार अगले 5 चुनावों में क्या ये एक नाजुक स्थिति बीजेपी एनडीए के लिए पैदा कर रहा है आरक्षण? भारतीय जनता पार्टी जिस चुनाव का आप जिक्र कर रहे थे वो चुनाव किसी अन्य कारण से भी हारी थी। उस समय नीतीश कुमार जिस पक्ष में खड़े थे वो पक्ष हमेशा जीतता है। आरक्षण बिहार में नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को 10% बढ़ाया। अब आते हैं कांग्रेस के राहुल गांधी के तमाम दुष्प्रचारों पर। मैं मानता हूं कि कांग्रेस रणनीतिक रूप में बीमार पड़ गई है, वो कोई भी दवाई खा रही है, उससे उसका इलाज नहीं होगा। इस देश में आशुतोष जी मौजूद हैं अभी पैनलिस्ट में, उसको तस्दीक करेंगे। इस देश में कांग्रेस पार्टी का ओबीसी आरक्षण से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। जनता पार्टी की सरकार ने बीपी मंडल कमीशन बनाया, 80 में रिपोर्ट सबमिट हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी समर्थन में थी और बीपी मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू हुई। देश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। उसके बाद इंदिरा स्वाने का एक केस भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बराबरी गैर बराबरियों के बीच में नहीं, बराबरी का अधिकार कभी भी, इक्वलिटी नॉट अमंग अनइक्वल्स, ये सिंपल थ्योरी आई और ओबीसी आरक्षण को जायज माना गया। वास्तविकता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण पिछले सितंबर 2023 में प्रदान किया कि संसद और विधायक तक वो पहुंच पाए। नीतीश कुमार जी ने एक रास्ता प्रशस्त किया, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया। मुझे बताए ना कांग्रेस की आरक्षण कब, किस रूप में, किस स्वरूप में उसको प्रोटेक्ट किया कांग्रेस ने। उसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। तो कैसे आप दुष्प्रचार करते शामिल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी की आरक्षण खत्म कर देंगे? आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, संविधान कोई नहीं बदल सकता। संविधान का पहला संशोधन तो नेहरू जी लेके आए थे और उसको 9वीं अनुसूची में डाला था ताकि कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं कर सके। और एक ऐतिहासिक जानकारी मैं देना चाहता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करते समय इतना जरूर पता चला कि 1973 में इसी अप्रैल में 21 अप्रैल को, अच्छा संयोग है, केशवानंद भारती बनाम इस यूनियन ऑफ इंडिया में एक फैसला आया जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया कि संविधान का मूल संरचना क्या है, मूल भावना क्या है, कोई संसद, कोई न्यायालय उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 24वां, 25वां और 29वां संशोधन कांग्रेस पार्टी ऐसा लेकर आई थी कि न्यायालय के अधिकार और नागरिकों के मूल अधिकार का हनन कर रही थी, उसको बदला सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस चीज का सिगुफा छोड़ना कांग्रेस पार्टी की संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वास्तविकता यह है कि इस देश का ना कोई संविधान बदल सकता, ना किसी भी व्यक्ति का कोई मौलिक अधिकार छीन सकता और आरक्षण तो बिल्कुल नहीं खत्म हो सकता। इसका कारण है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को देश में आगे बढ़ाने के लिए तमाम सरकारों ने, वो वाजपेयी भी सरकार ने उस चीज को बढ़ाया था, तमाम सरकारों ने उसको हमेशा बढ़ाया। अभी ये कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि महिलाओं का अधिकार कांग्रेस ने दिया। अरे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने महिलाओं को संपत्ति में हिंदू सक्सेशन एक्ट में बराबर का अधिकार दिया। ये झूठ प्रचारित न करे इस देश में। कांग्रेस पार्टी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ प्रचार कर रहे हैं, उससे नुकसान किसका होगा? मुझे लगता है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा याद है मुझे, जिसमें उन्होंने कहा उस राहुल गांधी को मैं मार चुका हूं। क्या 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 बोलते रहते हैं ये? तो उसी तरह कह रहे कि आरक्षण खत्म कर देंगे। विश्वास रखिए, इस देश के नागरिक जागरूक हैं, इस देश का मतदाता समझदार है, वो जानता है कि मेरे अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने हर अधिकारों की रक्षा की है, आरक्षण कायम रहेगा। ठीक है रितु जी, 2 लाइन का जवाब, उसके बाद मुझे जाना है कुलदीप जी, आशुतोष जी, और मतलब 2 आशुतोष जी हैं आज तो। रितु जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब। देखिए अभी जो भी ये बोले वो एक तरह से झूठ की मशीन जो है वो अचानक से चलने लगी।
बोल रहे हैं कि अटल जी ने जो है महिलाओं को अधिकार दिए। महिलाओं को अधिकार तो जब मिल गए थे जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था, उस समय जो है महिलाओं को अधिकार दिए गए। ये कह रहे हैं कि अटल जी ने दिए। आपका तो रोना, आप तो छाती पीट पीट कर रोए थे कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार कैसे दे सकते हैं, दलितों को अधिकार कैसे दे सकते हैं। अब लगातार इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने नहीं दिया महिलाओं को संपत्ति में अधिकार। पीटी थी, आरएसएस ने पीटी थी, और धरने उस समय भी धरने आप देते थे, उस समय आप धरने देते थे। आप जो है आप बात करते हो महिला अधिकारों की और दलितों की और आदिवासियों के अधिकारों की, उनका अधिकार छीनने वाले आप हो। आप जल जंगल और जमीन को हथियाना चाहते हो, अडानी को देना चाहते हो, इस देश में फिर से सामंतवाद लाना चाहते हो, इस देश में अब बारी देश को जातिवाद में फिर से धकेलना चाहते हो। अब बारी कुलदीप जी की है, अब बारी कुलदीप जी की है। ठीक है सत्य जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए। सत्य जी छोटा सा जवाब, एकदम छोटा सा जवाब। सत्य प्रकाश जी छोटा सा जवाब। संपत्ति में अधिकार महिलाओं को इस देश में नहीं था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। इसको फैक्ट को करेक्ट करिए। ये बात सही है कि गैर बराबरी तो शुरू में समाप्त हो गई जब संविधान लागू हुआ। उस समय भी कोशिश थी कि महिलाओं को अधिकार दिया जाए, लेकिन कुछ विवाद ऐसे हुए नहीं हो पाए। और आरक्षण का आपकी पार्टी से कोई लेना देना इतिहास में कभी नहीं रहा। आपने कोई आरक्षण नहीं दिया इस देश में। कुलदीप जी अब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में आने के बाद से आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के ही सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि जब क्या आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और क्या देखिए बात संविधान की होती है ना। जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, उसके बाद दिल्ली में इतना बड़ा रामलीला मैदान में रैली हुई, लिखा था लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। वही संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं कहता है। ऐसे में अगर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में धर्म को आधार बनाया जाए तो आप उसे सही मानते हैं, गलत मानते हैं? तब संविधान का पालन होता है या उल्लंघन होता है? कुलदीप जी। अंजना जी देखिए, पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये मुद्दा इंडिया अलायंस का नहीं है। ये मुद्दा जो है देश के संविधान को बचाने का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया उसको बचाने का है। और मैं फिर दोबारा करेक्ट कर दूं इस बात को कि इस देश में महिलाओं को बराबरी का अधिकार अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया, जिन्होंने हिंदू कोड बिल लागू नहीं होने पर अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तो मैं इस देश की लाखों माताओं बहनों को बताना चाहता हूं कि आपको अगर अधिकार दिया, चाहे वो पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार हो, चाहे पति की संपत्ति में अधिकार देने की बात हो, चाहे मैटरनिटी की बात हो, वो बराबरी का, चाहे वोट का अधिकार देने की बात हो महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठन की ये हमेशा से महिलाओं के वोट के अधिकार के विरोध में रहे हैं, उनके संपत्ति के अधिकार के विरोध में रहे हैं, उनकी मैटरनिटी के विरोध में रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो है वो संविधान विरोधी रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया था। ये मोई मोहन भागवत जी हैं जो 2015 के विधानसभा चुनाव में कहते थे कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। मैं उन विवेक देबरॉय की बात कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा था संविधान में संशोधन से काम नहीं चलेगा, पूरे संविधान को चेंज करना पड़ेगा, पूरे संविधान को बदलना पड़ेगा। और वो ज्योति मिर्गा जो उनकी सांसद प्रत्याशी हैं, वो अरुण गोविल जो खुलेआम बोलते हैं हमें 400 पार सीटें चाहिए, वो लल्लू सिंह जो कहते हैं। तो आज पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलकर इस देश के दबे कुचले समाज से जो SC ST OBC को आरक्षण मिलता है उनसे आरक्षण छीनना चाहती है, और आरक्षण को छीनकर आज भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़े खुल के बोल रही है। आप तो भागवत जी बोल रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं छीनेंगे। क्यों नहीं छीनेंगे? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज देश के जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये इन्होंने संविधान बदलने की बात शुरू करी थी, देश के लोगों ने इनकी सरकार बदलने की बात शुरू कर दी, और 2024 में इनकी क्या औकात है, ये संविधान को बदलेंगे। 2024 में देश के SC ST OBC और संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग इनकी सरकार को बदलने का काम करेंगे 2024 में। अंजना जी, इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1989 एट्रोसिटी एक्ट को बदलने का काम किया, उसे प्रहार करने का काम किया, लेकिन देश का बहुजन समाज खड़ा हुआ। 2 अप्रैल को इनको वापस लेना पड़ा, बाद में सरकार को झुकना पड़ा। पहले सरकार SC ST के कानून के विरोध में जाके इन्होंने पैरवी करने का काम किया। तो पूरे देश को स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की विरोधी पार्टी है, लोकतंत्र की विरोधी पार्टी है। कुलदीप जी, मेरा सवाल आपने सुना नहीं या जानबूझ के उस सवाल से बच रहे हैं? क्योंकि आपको भी अल्पसंख्यक वोट बैंक की चिंता हो रही है।
नहीं अंजना जी, यहाँ सवाल अल्पसंख्यक का किसी का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल इस देश की मूल भावना, इस देश के संविधान का सवाल है। अगर संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हैं, ये सब जो दबे कुचले लोग हैं, महिलाएं हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ये जिंदा हैं, इनके अधिकार जिंदा है। वरना अगर संविधान खत्म हो गया तो वापस हम लोग गुलामी की ओर जाएंगे और फिर लोगों से वोट का अधिकार छीना जाएगा उनके, और फिर वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो बाबा साहब ने वोट का अधिकार जो दिया था, उस वोट के अधिकार पे एक सेकंड ऑडियो नीचे कीजिए। वही संविधान कहता है, एक सेकंड कुलदीप जी, वही संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, लेकिन जब अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर आरक्षण कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में दिया जाता है तो ये संविधान सम्मत है या नहीं? सिंपल सा सवाल है, हाँ या ना, बोल दीजिए। देखिए अंजना जी, मैं स्पष्ट कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की हुई है वो उनके लिए फिक्स व्यवस्था है। उस आरक्षण को, व्यवस्था को छीन नहीं सकता है, उसके अंदर से कोई आरक्षण दे नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कोशिश करके देख ली, फिर भी ये कामयाब नहीं हुए। ये ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेकर आए, इन्होंने ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी का आरक्षण छीनने की कोशिश करी, देश के लोगों ने इनको जवाब दे दिया। हम चाहते हैं कि दबे कुचला समाज, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसके आने के लिए सरकार को उत्थान की स्कीम बनानी चाहिए। मैं समझ रही हूँ आप मेरे सवाल से क्यों बच रहे हैं, क्योंकि अब 3 बार एक ही प्रश्न मैं पूछ चुकी हूँ, तो अब जनता भी थक गई होगी कि इसका जवाब कुलदीप जी नहीं दे रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, आशुतोष जी के पास चलते हैं, उसके बाद फौरन चलेंगे आशुतोष जी जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके पास। आशुतोष जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष आप रखने के लिए आए हुए हैं, आजमगढ़ में आज मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ है 2022 के उपचुनाव में, लेकिन यहाँ पर निरहुआ साहब जीते, वो भी दिनेश लाल यादव निरहुआ है। 20 बार यहाँ चुनाव हुआ है, उसमें से 14 बार यादव समुदाय से ही कोई न कोई जीता है। धर्म, जाति किस तरह से हावी रहता है कई बार वोटरों के मन में, ये भारतीय राजनीति में किसी से भी छिपी हुई बात नहीं है। ऐसे में आरक्षण के मुद्दे पर चोट करके क्या आपको लगता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी है वो उनको आप अपनी तरफ कर लेंगे? क्योंकि बीजेपी वाले सामने आके कह रहे हैं कि आरक्षण तो हम जरूरी मानते हैं, उसको रखेंगे जारी। देखिए अंजना जी, ये जो सारी बहस का सिलसिला है, ये शुरुआत हुआ संविधान की प्रस्तावना या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को क्षतिपूर्ण करने के लिए। मैं सुन रहा था जेडीयू के नेता और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपकी डिबेट में 6 महीने पहले ये प्रधानमंत्री मोदी पे इस बात पे दबाव डाल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और नीतीश कुमार ने जो है जातिगत सर्वे कर दिया है। आज वो रुख पलटे हुए हैं, समय बदला हुआ है, लेकिन आज बेसिक स्ट्रक्चर की बात करिए तो मैं आपको याद दिला दूं, अभी बात हुई भी है कि इसी 15 अगस्त 2023 जो बीता है पिछले वर्ष, उसी में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय ने एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा और उन्होंने लिखा कि जो हमको 1973 से लगातार चला आ रहा है, हमारा संविधान मिला, इसमें कई अमेंडमेंट्स हुए, अब वो पुराना हो गया है, वो कॉलोनियल लेगेसी दिखती है, औपनिवेशिक विरासत कहते हैं उसको, और उसके लिए 2047 में हमको नया संविधान बनाना पड़ेगा। और ये बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? शायद आशुतोष जी का कनेक्शन कट गया है। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है। आशुतोष जी, धर्म और राजनीति, इसी के साथ साथ जाति और राजनीति कहां पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहां पर अलग है, बहुत मुश्किल है उसको समझना। मैं आजमगढ़ कोट कर रही थी उनके पास। आशुतोष जी, आप ही के पास ये सवाल लेकर आ, 20 बार यहाँ चुनाव हुए हैं कुल आजमगढ़ में, 14 बार यादव समुदाय से ही कोई न कोई जीता है। 18 लाख के करीब यहाँ आबादी है, 3.5 लाख से ज्यादा यादव है, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम है। मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा। मुलायम सिंह यादव 2014 में जीते, फिर 19 में यहाँ पर अखिलेश यादव जीते। जब अखिलेश छोड़ के यहाँ से चले गए तब बाई इलेक्शन में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से जीतते हैं। क्या यही वजह है कि अब विपक्ष को ये लग रहा है कि उनके हाथ में आरक्षण सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके बीजेपी के खिलाफ वो जनता को अपनी तरफ करें? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आशुतोष जी। देखिए अंजना जी, अभी आपने जिक्र किया आजमगढ़ का और यादव का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे इस देश में एक स्टडी और होनी चाहिए कि ऐसी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां
कितनी बार ब्राह्मण लगातार जीत कर आए हैं, और अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कितने ब्राह्मण हैं। सवाल यह कि जब यादव जीतता है तो उसकी काउंटिंग होती है, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जीतते हैं तो उनकी काउंटिंग नहीं होती है। ये एक सच्चाई है। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मैं ये विवाद क्यों खड़ा है? ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी रिजर्वेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरी बात को गंभीरता के साथ सुनिएगा क्योंकि मुझे मालूम बीजेपी के लोग रिएक्ट करेंगे। जब 25 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ तो 30 नवंबर 1949 को ऑर्गेनाइजर में जो लेख लिखा गया उसने संविधान को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इसमें तो कुछ भी भारतीय नहीं है और यह बहुत ही गलत है। उसके बाद जब हिंदू कोड बिल आया तो जिस तरीके से उसका खुलेआम विरोध किया गया वो अभूतपूर्व था। और उस वक्त जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए गए, उनको जिस तरीके से गालियां दी गई, और वो सब कौन लोग थे मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें बहुत बढ़ चढ़कर आरएसएस और हिंदुत्ववादियों ने हिस्सा लिया था। 1981 ये तारीख हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि आरएसएस की जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है उसने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव पारित करके कहा था कि ये जो आरक्षण की बात है इसको रिव्यू करने की जरूरत है और जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो इसको रिव्यू करें। 1985 अखिल भारतीय कार्यकर्ता मंडल, फिर उसी बात को दोहराया गया कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए। 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वेंकट चलैया कमेटी बनी थी और उसने संविधान को रिव्यू करने की बात की थी। हालांकि वो कभी नहीं लागू हो पाया क्योंकि 2004 में उनकी सरकार चली गई। 2015 जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो मोहन भागवत ने फिर रिव्यू की बात की थी। तो ये बार बार रिव्यू की बात क्या करते, क्यों नहीं मजबूती के साथ कहते कि आरक्षण है, आरक्षण लागू रहेगा, आरक्षण में किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो। आज चूंकि दिक्कत इस बात को कि चुनाव के ठीक मौके पर यह बात खड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो आरक्षण का विरोध करते हुए नहीं दिख सकती। लेकिन जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो अच्छी तरीके से याद है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया था तो कैसे बीजेपी के तमाम बड़े नेता जैसे गोविंदाचार्य जैसे लोगों ने अखिल भारतीय जो आरक्षण विरोधी आंदोलन था उसको किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया था और उसको किस तरीके से तेज करने का काम किया था। तो ये और जो बात 1990 के बाद तो मंडल कमीशन लागू हुआ था पिछड़ों का, लेकिन 1981 1985 में जो रिव्यू की बात की जा रही थी वो तो एससी और एसटी तबके के रिजर्वेशन मिला था, उसका रिव्यू करने की बात की जाए। तो ये जो संशय है लोगों के मन में, जो शंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं है, इसका आधार है और इसका आधार आरएसएस से भी निकलता है और इसका आधार वेंकट चलैया की कमेटी से भी निकलता है कि आप क्यों संविधान को रिव्यू करने की बात कर रहे थे। अगर संविधान के अंदर आरक्षण, लक्ष्मीकांत जी इसका जवाब दीजिए। अब लक्ष्मीकांत जी उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मूल रूप से, ठीक है अब जवाब सुनिए। लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिए। देखिए मैं सबको सुन रहा हूँ और मैं छोटी ठीक है आशुतोष वर्मा जी इसके बाद मैं आऊंगी, एक बार वो जवाब दे लें। आपका ऑडियो कट गया था, इसके बाद आ रही हूँ, बोलने दीजिए लक्ष्मीकांत जी। देखिए आशुतोष जी स्वतंत्र विश्लेषक है, मैं कई बार इनको सुनता भी हूं। आशुतोष जी आप पीछे अटक गए, आगे आपने 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पूर्ण बहुमत की चल रही है और 17-18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इस दौरान 10 साल में आरक्षण के ऊपर कोई एक चोट छोटी सी भी लगी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आप स्वतंत्र पत्रकार थे, आपको बोलना चाहिए था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग इतने झूठे हैं कि नेशनल टीवी पर आकर भी किस तरह का झूठ बोलते हैं ये सब लोगों को पता चल रहा है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पहले 282 सीटों के साथ आई, फिर 303 सीटों के साथ आई। तो क्या संविधान बदलने के लिए ये सीटें कम थी? लेकिन फिर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है संविधान को बदलने की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है कि वो संविधान के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता की वो आरक्षण के साथ खड़ी है। और आज पूरी तरीके से अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कल परसों की बात नहीं है, 5-10 साल 20 साल की बात नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, संविधान के अनुसार मिले हुए दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़ों के आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। राहुल गांधी आ जाए, सोनिया गांधी आ जाए, उनकी 7 पीढ़ियां आ जाए तो भी भ्रम फैलाकर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इनका एक इतिहास है, सारा संसार जानता, देश जानता है कि किस तरीके से संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का आरक्षणों को लेकर, दलितों के आरक्षण को लेकर नेहरू जी ने विरोध किया। और 1951 में नेहरू जी को कोट करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा था कि नेहरू केवल मुसलमानों की सुनते हैं, दलितों की सुनना भी नहीं चाहते। ये खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। तो आप ये भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। रही बात आप महिला अधिकार की, तो ये सारा देश जानता है कि 3 तलाक
के कानून को खत्म करके मोदी सरकार ने जो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की कोशिश की, उसका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस तरीके से भैरव सिंह शेखावत की सरकार राजस्थान में थी, सबसे पहले देश की सरकार थी जिसने महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया। दूसरी बार जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी तो 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण देने वाली देश की पहली सरकार थी। और आज जो संविधान को परिवर्तन करके जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लोकसभा और विधानसभा में प्रस्ताव पारित में अधिकार दिया गया है, वो मोदी जी की पहली सरकार है। इसलिए झूठ मत फैलाइए, ये भ्रम मत फैलाइए। आप ये बताइए, आशुतोष जी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया मिलिया में SC/ST का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किसने किया? आशुतोष जी को यह भी बताना चाहिए कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो दलितों का आरक्षण है, OBC का आरक्षण है, उसको खत्म करके मुसलमानों को देने का काम किसने किया? ये जो भ्रम फैलाते हैं कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग, ये इस बात की आधार है, बल्कि इसका आधार रख रहे हैं कि ये सारा आरक्षण, इनकी अगर सरकार आ जाती तो सारा आरक्षण खत्म करके ये मुसलमानों को देना चाह रहे हैं। ये इसका आधार है। आशुतोष जी, छोटा सा जवाब दीजिए मुझे। आशुतोष वर्मा जी के पास इसके बाद जाना है। नहीं, मैं अनंत कुमार हेगड़े का नाम नहीं लेना चाहता, मैं लल्लू सिंह का नाम वर्मा नहीं लेना। और जो आपने एक सेकंड रुक जाइए आशुतोष वर्मा जी, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आशुतोष जी पर सीधी टिप्पणी उन्होंने की थी, इसलिए आशुतोष जी एक जवाब दे दे। और आशुतोष जी, कितने बार ब्राह्मण जीतते हैं इसकी भी गिनती होती है। चूंकि मैं आज आजमगढ़ में हूँ, शो यहाँ से हो रहा है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर उसे इस्तेमाल किया था। ठीक है, अपनी बात कहिए, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैं अनंत कुमार हेगड़े का नाम नहीं ले रहा, मैं लल्लू सिंह का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ज्योति मिर्धा का नाम नहीं ले रहा हूं, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों का, मैं मोहन भागवत का नाम नहीं ले रहा हूं। इन सब लोगों ने कहा कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि देश के संविधान को बदलना है, और ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या चुनाव लड़ रहे हैं। प्रश्न इसी बात को लेकर ये है कि अब चूंकि इनको रियलाइज हो गया है कि ये उल्टा पड़ गया है, इसलिए ये खुलकर कह रहे हैं कि हम आरक्षण के साथ हैं। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS अपने DNA में आरक्षण की विरोधी है और संविधान को इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया है। अगर आपको याद ना हो तो गोलवलकर को उठा के दिखा देता हूं, और साथ ही ये किताब जिसका नाम है एकात्म मानववाद, जो दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी है, इसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि भारत का जो संविधान है वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। भारत का जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है, जो गलत है। आपसे एक सवाल है, आशुतोष जी, वो सवाल ये है कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये गोलवलकर या सावरकर, जिसकी भी आप गोलवलकर की किताब बार बार दिखाते हैं, उसी के आधार पर चल रही 2014 से मोदी की सरकार है? कोई तो तथ्य होना चाहिए ना जिससे आप दोनों को जोड़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपको अच्छी तरीके से याद होगा 1984 में कोई कदम उठाया हो? 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आई तो उसके पहले इसने प्रस्ताव पारित करके ये कहा था कि हम गांधीयन सोशलिज्म के रास्ते पर चलेंगे। 1984 में भारतीय जनता पार्टी ने गांधीयन सोशलिज्म को छोड़ दिया और बाकायदा कहा कि हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के रास्ते पर चलेंगे। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की किताब भारतीय जनता पार्टी के लिए गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, और इसमें यह लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान, हम 14 की बात कर रहे हैं, 2014 का सवाल पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, या तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ स्पष्ट तौर पे कह दें ये किताब झूठी है और एकात्म मानववाद के रास्ते में भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। मैं मान लूंगा, आपके सारे तर्क में मान लूंगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए कहें कि एकात्म मानववाद के रास्ते पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इसको सिर्फ एक लाइन में ऋतु जी को भी बोलना है। लक्ष्मीकांत जी, देश की जनता आपसे आशुतोष जी, देश की जनता आपसे आशा करती है कि आप टीवी चैनल पे बैठ के स्वतंत्र विश्लेषक बने रहें। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, स्वतंत्र विश्लेषक पर से विश्वास उठ जाएगा देश की जनता का। आप कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं, विश्लेषक कम लग रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आपने 2014 से लेकर 2024 तक का एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या आरक्षण को खत्म करने के लिए कोई एक छोटा सा कदम भी उठाया? 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कोई कदम उठाया गया। लेकिन आप बोल नहीं रहे कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दलितों का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को देने का काम किया, कर्नाटक में आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को देने का काम किया, उस पर आप बोल नहीं रहे। भारतीय जनता कपोल कल्पनाएं बातें कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है वो बात कर रहे हैं। लेकिन जिसका आधार है कि 2014 से 2024 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी एक प्रमाण है कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। जवाब आशुतोष वर्मा जी से ले लेते हैं। आशुतोष वर्मा जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, अधूरी रह गई थी। जो प्रश्न बीजेपी बार बार उठा रही है जी, आंध्र प्रदेश कर्नाटक वाला, आपकी बात अधूरी रह गई थी। वो कह रहे हैं वहां पर तो आपने SC/ST का आरक्षण लेकर दे दिया है अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने। जी देखिए अंजना जी, बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बात रह गई, क्योंकि अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का एक्सप्लेनेशन भी मिल गया है।
और मजेदार बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की दोनों ही प्रवक्ता की दोनों ही बातों का साफ साफ पब्लिक डोमेन में है। अभी ये कह रहे थे 2014 से 24 तक 17 राज्यों में सरकार है, कौन सा ऐसा काम है जो आरक्षण विरोधी है? तो अगर आप वर्गीकृत करके करें तो मैं उसको बता दूंगा, लेकिन पहले मैं पिछड़ों का आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वाला के द्वारा उठाए गए कदमों को उल्लेखित करता हूं। 13 पॉइंट रोस्टर जो सबसे खतरनाक चीज थी, मुझे पूरा यकीन है और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पता भी नहीं। झूठ बोल रहे हैं आशुतोष जी, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं टीवी डिबेट पर। दूसरा, बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी ने उसी समय जब सरकार की उसको लागू कराया, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं आशुतोष जी, चैनल पर आप झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप में डॉक्टरेट लगा हुआ डिग्री में, लाने का मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पे आरक्षण खत्म करने था। सरकारी नौकरियों का निजीकरण करके और संविदा पर कर्मचारी को रोकने का आरक्षण नग्न हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का ये तरीका था। यूजीसी में बिना पीएचडी और डॉक्टरेट किए हुए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नई जो स्टार्ट की है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का है। आईएएस में लेटरल एंट्री आरक्षण खत्म करने का अगला है। 69,000 भर्तियों का आरक्षण में अगला कदम है। रैपिड सर्वे करवा के निकाय चुनाव को समाप्त करना, जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, वो हम जानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो क्या क्या नहीं किया। और आप दलितों की बात करते हैं, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहीं 2019 में भूमि उपयोग को गलत दिखा के दिल्ली के रविदास मंदिर को ढहा दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति नहीं बोला। बिहार की भारतीय जनता पार्टी की रामनगर की विधायिका ने जब इस्तीफा दिया भागीरथी देवी ने, तो बोला कि हमारे आप सम्मान के साथ ठेस हो रही थी, हमको जगह नहीं मिलती थी बैठने के लिए। रोहित वेमुला का केस इसी सरकार में हुआ। उना में दलित नरसंहार में गौ रक्षकों का हमला इसी सरकार में हुआ। 2016 में सहारनपुर का कांड, जहां दलितों में उच्च जाति द्वारा लगातार मारा गया और मर्डर किया गया और पेड़ पे लटकाया गया, इसी सरकार में हुआ। 2018 में गांव की वर्षगांठ इसी में हुई। और आप बात बदल रहे, टाइम कम है। सत्यप्रकाश जी, छोटा सा कमेंट। महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया इसी सरकार में हुआ, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने दलित को राष्ट्रपति बनाया इसी सरकार में हुआ। आर्थिक रूप में पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया इसी सरकार में हुआ। महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ इसी एनडीए की सरकार ने किया। वास्तविकता यह है कि जितनी पार्टियां इंडिया ब्लॉक में है वो आपस में लड़ रही हैं। कांग्रेस लड़ रहा है कि अल्पसंख्यक का एक खास वर्ग का वोट हम समाजवादी पार्टी से छीन लें, राजद से छीन लें, कर्नाटक में छीन लें और वायनाड में तो पक्का छीन लें, तो उससे लड़ रही है, तो उसमें एक सीगुफा छोड़ रही है आरक्षण का। आशुतोष जो पत्रकार है, मुझे दुख ये हुआ वो एकात्मवाद 1965 का किताब लेकर के 2024 में बैठे हैं। 2024 में वो नहीं चलता। आप चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का कोई थिंक टैंक इस बात पर बात करे कि उसको नकारे। अरे अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ लिया होता तो नकर जाते हैं। नेहरू जी आरक्षण विरोधी थे, ये बात क्यों नहीं बोल देते? बोलिए ऋतु जी, बोलिए। चुप हो जाते हैं। अंजना जी, अगर ये आरक्षण के इतने ही हक में है ऋतु जी और दलितों और आदिवासियों के इतने ही हक में है, तो जब ये आरक्षण के इतने ही हक में है और दलित और आदिवासियों के लिए इनके मन में इतनी ही सहानुभूति है, तो क्यों जब राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि जाति जनगणना कराइए, तो ये क्यों चुप हो जाते हैं? अभी 2021 में सामान्य प्रक्रिया थी कि जो है जाति जनगणना होनी थी, लेकिन इन्होंने नहीं कराई। टाइम खत्म हो रहा है। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक जी, आप उनसे मेरा एक सवाल है छोटा सा, एक लाइन का। मंडल कमीशन की सिफारिशों पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख था? आशुतोष जी, एक छोटा सा जवाब। बिल्कुल, इसमें मैं आपकी राय से सहमत हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार ने नहीं लागू किया था, लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापसी का उसको आधार बनाकर आप क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है? ठीक है, मैं सिर्फ एक तर्क रख रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आरक्षण जिस तरह से बड़ा मुद्दा बन रहा है, पुनः इस पर बहस होगी और आने वाले वक्त में फिर इस पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल वहीं पर आकर घूमता है कि क्या सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए या वाकई वंचितों की चिंता है?